हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं। इसको बिल्कुल हमेशा की तरह हम सिंपल आसान इंग्लिश के अंदर इसको लिखने की कोशिश करते हैं ताकि मैं भी आपको समझाऊं और आप फौरन याद कर लो इसको। इतने आसान मैंने इसका आंसर्स लिखे हैं हमेशा की तरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं पीडीएफ फाइल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू अल्केन्स शो लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अदर रिएजेंट। अल्केन्स जो होते हैं वो दूसरे किसी कंपाउंड के साथ जब उनको रिएक्ट करवाएं तो वो इतनी आसानी से रिएक्ट क्यों नहीं करते, या अमूमन वो रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते। आपको याद होगा जब हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स वाला टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 था इसी चैप्टर का वो। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अल्केन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, इतने रिएक्टिव नहीं होते। इसकी दो वजूहत पड़ी थी, वो भी है ना यहाँ पर लिखी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम इसको नॉर्मल इन्वायरमेंट दें या फिर स्पेशल इन्वायरमेंट अगर हम इसको दें, जैसे कि कंबशन करने के लिए और हेलोजिनेशन करने के लिए, तो ये कुछ टाइप के रिएक्शंस कर लेते हैं, जैसे कि कंबशन और हेलोजिनेशन। अमूमन ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये वजूहत वहां पर हमने पढ़ी थी, यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है कि अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर एंड हैव सिंगल बॉन्ड, उनके पास होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको पता ही है अल्केन की हमने एग्जांपल पढ़ी है, जैसे कि हम मिथेन की बात करें तो मिथेन जो होता है उसके वो इस तरह बॉन्डिंग उसकी अरेंज होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, तो वही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, और उनका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड भी कोई नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ना तो वो ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, ना ही इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इनके टर्मिनल्स नहीं बन रहे हैं। ठीक होगी बात। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि जब हमारे पास किसी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स अवेलेबल हो ना, फिर दूसरा कंपाउंड आगे उस पर अटैक करता है, यानी कि उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसके अंदर ये कंडीशंस तो आई ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता। दैट्स व्हाई अल्केन्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, इसलिए केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते और इनर्ट होते हैं मोस्ट रिएक्शंस, यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस में ये रिएक्ट ही नहीं करते। यानी कि बहुत सारे कोई भी कंपाउंड इनके पास अगर रिएक्ट करना चाहें तो उनके साथ ये रिएक्ट होते ही नहीं है। इस तरह समझ सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी, वो दोबारा आ गया तो हमने इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया। चलते हैं, व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड। नेचुरल गैस जो होती है ना वो मोस्टली उसके अंदर 85% तक मीथेन होता है। और नेचुरल गैस कौन सी है, जो कि हमारे घरों में भी आ रही है, जिससे हमारे घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो वही कहता है कि नेचुरल गैस जो है ना, नेचुरल गैस जब एयर के साथ, व्हाई डज द मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड, जब नेचुरल गैस एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो फिर वो आग क्यों जलती है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी इस तरह की कि किसी के घर में ना गैस भरने की वजह से आग लग गई। तो यही होता है, चूल्हे खुले रह जाते हैं। चूल्हे खुले रहने की वजह से कोई अचानक से माचिस चला लेता है तो फिर ना फौरन माचिस की जो स्पार्क होती है वो और नेचुरल गैस के साथ रिएक्ट करके फौरन आग पकड़ लेती है। तो ये वही काम है। अगर हम देखें, हम अपने घर का चूल्हा हल्का करें तो हल्की फायर चलेगी, अगर चूल्हा तेज करें तो ज्यादा फायर चलेगी। इस बात का मतलब ये है कि हमारा चूल्हा जब फुल होता है ना तो ज्यादा सारी मीथेन गैस निकल रही होती है, अंदर से आ रही होती है। फिर जैसे ही हम फायर चलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, तो फौरन हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है ना वो रिएक्ट करती है उसके साथ और आग जल जाती है। तो वही यहाँ पर मैंने बात लिखी है कि नेचुरल गैस जिसके अंदर ज्यादातर मीथेन होता है, कंटेन्स, मोस्टली लिख लो यहाँ पर, मोस्टली मीथेन विच इज फ्लेमेबल गैस, जो कि फौरन आग पकड़ने वाली गैस है। व्हेन इट इज मिक्स विथ एयर, जब वो हवा, जो हवा हमारे इर्द गिर्द चल रही है ना उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी एंड गेट स्पार्क और फिर उसके अंदर आग जलेगी, इट बर्न्स वेरी फास्ट, तो ये बहुत तेजी से ये आग जलना शुरू हो जाती है। ठीक है। हल्की सी चिंगारी चलाते हैं माचिस की हम, लेकिन जब चूल्हा जलता है तो बहुत तेज चलता है। आइडिया है ना इतना। तो रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी बिना पर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और फिर गैसेस। अब हम गैसेस को तो नहीं देख सकते, लेकिन आप याद करें मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन हो, मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन ही है ना, क्योंकि CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट उसकी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। तो हीट यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। तो गैसेस आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। ठीक होगी बात। वाटर वेपर्स, वाटर लिक्विड है लेकिन वाटर वेपर्स तो गैसेस की फॉर्म में होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। तो गैसेस की दो टाइप्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के कंप्लीटली बर्न होने पर हो रहे हैं, और साथ साथ हीट निकल रही है, हीट से हम खाना बना रहे हैं चूल्हे में। ठीक है। तो बस ये वही बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं। ये सारी बातें अभी तक 2 सवाल बढ़ गए हैं, दोनों सवाल हमने चैप्टर के बीच में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर भी आ रहे हैं तो मैंने कोशिश की कि आसान लफ्जों में इसका आंसर लिखूं, ताकि अगर आप याद करना भी चाहें तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल मैंने जवाब लिखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस एंड हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि सॉल्ट्स, NaCl सॉल्ट हो गया, ठीक है, आप इसको ध्यान में लगा लो, तो ये आयनिक बॉन्डिंग से बने हैं। और आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बनते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग से। तो यही बात मैंने की है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जैसे कि NaCl होता है, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयन से बनते हैं, जैसे कि सोडियम का प्लस आयन और Cl का नेगेटिव आयन, इनसे ये बनते हैं और उनके दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वीकर कोवलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो आयनिक के मुकाबले में वीकर होता है। वीक नहीं होता इतना ये, लेकिन याद करो ये आयनिक से कंपेयर करेंगे ना कोवलेंट पर, तो आयनिक ज्यादा स्ट्रांग है, कोवलेंट थोड़ा वीक है। सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली लो। तो हम करते क्या है, हमने एक्चुअली जो इनके दरमियान में बॉन्डिंग्स होती है ना, किसी जैसे NaCl के दरमियान में बॉन्डिंग है, इन बॉन्डिंग को तोड़ना है हमने। तो ये आयनिक बॉन्ड के अंदर बॉन्डिंग तोड़ना मुश्किल है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्डिंग तोड़ना आसान है। तो इनका मेल्टिंग, इनका पिघलने का या फिर इनका बॉयल होने का जो टेम्परेचर है ना ऑर्गेनिक का, वो कम है, लो है, और इनऑर्गेनिक का ज्यादा है। ठीक हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन, ये देखो पढ़ के ही याद आ जाएगा, हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पढ़े थे और हमने हेलोजिनेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस किया था इसको। अब वो कहता है कि रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन, जब ये रिएक्शन अल्केन्स का क्लोरीन के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन दिस रिएक्शन। मैंने वहां पर भी डिस्कस की थी बात, और अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके आया हूं कि अल्केन्स मोस्टली जो है ना अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर उनको सूटेबल कंडीशंस दो ना, जैसे कि सनलाइट दे दी उनको, तो फिर वो ये हेलोजिनेशन वाला या फिर क्लोरीनेशन वाला प्रोसेस कह लो इसको, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह लो, अब जो भी हम पढ़ के आए थे यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 में, दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये वाला रिएक्शन करना शुरू हो जाता है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। तो आपने देखा था ना HV बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था HV जो है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि इसको मिली हैं कहाँ से, सनलाइट से मिली हैं। तो वो यही कह रहा है कि सनलाइट का इस रिएक्शन करने में क्या रोल है। तो बहुत ही सिंपल हमने आंसर लिख दिया कि सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स टूट जाएं। अब आपको, आपने देखा ही होगा रिएक्शन में Cl2 लिखा है, तो हमने इसको Cl और Cl की फॉर्म में करना है, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन अलग अलग करने, इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है। अब इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि अगर हम एक क्लोरीन अलग कर लेंगे और दूसरा अलग कर लेंगे, उसके ऊपर डॉट का साइन आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल जो भी एलिमेंट होता है ना, वो सिंगल एटॉमिक के फॉर्म में होता है, सिंगल एटम की फॉर्म में होता है, और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब दीज फ्री रेडिकल स्टार्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अल्केन, अब ये बहुत रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, अल्केन के साथ जाके रिएक्ट होने की कोशिश करेगा। विदाउट सनलाइट दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन, तो जब सनलाइट ही नहीं होगी तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से होता है कि हमारे पास Cl2 जो है ना, वो टूटना शुरू हो जाए। जब Cl2 टूटेगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, Cl की फॉर्म में, तो यही जो Cl है ना, ये फौरन जाके अल्केन से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये अल्केन से रिएक्ट करेगा तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर हैलोजिनेशन भी कहते होते हैं। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये टूटेगा नहीं, Cl, जब ये टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, तो सनलाइट का इसमें अहम रोल है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाउ डू यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन एंड एस ब्यूटेन। अगर आपने मेरी एमसीक्यूज वाली वीडियो देखी है ना, तो वहां पर मैंने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मुकाबला कराया था इनके इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने एमसीक्यूज पढ़े हैं या मेरी वीडियो देखी है, तो मैंने वहां पर डिटेल से बताई थी बात। अब देखो, एन ब्यूटेन जो होता है ना, वो स्ट्रेट चेन होता है, और आइसोब्यूटेन जो होता है ना, वो ब्रांच चेन होता है। अब मैं यहाँ पर लिख के नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि मैंने लेक्चर्स के दौरान भी और एमसीक्यूज के दौरान भी इनके स्ट्रक्चर्स लिख के दिखाए हुए हैं बहुत बार। पिछली वीडियोस देखोगे तो ये बातें भी समझ आ जाएंगी। अब एन ब्यूटेन चूंकि होता है स्ट्रेट चेन और आइसोब्यूटेन होता है ब्रांच चेन, तो इस स्ट्रेट चेन को तोड़ना यानी कि बॉयल करना, स्ट्रेट चेन की बॉन्डिंग तोड़ना या फिर उनको बॉयल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू ब्रांच। तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और आइसोब्यूटेन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ठीक हो गया। जो लिखा मैंने, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव मोर सरफेस एरिया सो दे हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इनके दरमियान में, जिसकी बिना पर यानी कि यानी कि आप कह लो ना कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके अंदर, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ना कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने लिख भी दिया कंपाउंड एन ब्यूटेन का, ये वाली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होगा ना, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। जब ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इट मींस इसको मैंने ज्यादा एनर्जी देनी है मेल्ट करने के लिए। जब ज्यादा एनर्जी देनी है बॉयल करने के लिए, सॉरी, ज्यादा एनर्जी देनी है, इट मींस इसको ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो एन ब्यूटेन जो है ना, वो बॉयल करेगा एट हायर टेम्परेचर देन आइसोब्यूटेन। याद कर लो, एमसीक्यू में मैंने रटा लगवाया था इस बात का
क्या आप बता दो कि एन ब्यूटेन चूंकि स्ट्रेट चेन है और आइसोब्यूटेन चूंकि ब्रांच चेन है, तो एन ब्यूटेन को तोड़ना मुश्किल है, आइसोब्यूटेन को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है। ये बात मैंने डिटेल से डिस्कस भी की थी, तो अगर वो बातें याद हैं तो फिर ये आंसर आप कर सकते हो। वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट जनरली सोल्यूबल इन वाटर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पानी जो है ना वो है पोलर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो है नॉन पोलर। ये मैंने डिस्कस भी किया था लेक्चर्स के दौरान, लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक मैंने बात डिस्कस की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है उसमें, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड हो गया, ये तो हो ही नॉन पोलर गया। ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें बजाहिर लग रहा है कि डिफरेंट एटम से बना है, लेकिन हमें लगेगा ये नॉन पोलर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी देखना है आपने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बहुत कम होता है, जिसकी बिना पर ये वीकली पोलर या फिर नॉन पोलर की तरह बिहेव करता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है सोल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास पोलर कंपाउंड है ना वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो भी नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो पानी पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो ये आपस में सिमिलर नहीं है, जिसकी बिना पर ये आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व भी नहीं हो सकते, यानी कि पानी में के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करवा नहीं सकते। अच्छा, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि हमारे घर में जो तेल होता है, ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो ऑयल उसको आप डालें किसके अंदर? पानी के अंदर। तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा? आपका जवाब होगा नहीं होगा। करके देख भी लेना, वो जो ऑयल होगा ना वो सरफेस पे ऊपर आके बैठ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। तो जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि पानी चूंकि पोलर है और जो हम तेल डाल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि नॉन पोलर है, इसलिए वो डिसॉल्व भी नहीं हो रहा। तो यही मैंने आंसर लिखा है कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर बट वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट कि नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट मिक्स वेल विद वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के साथ मिक्स नहीं होते। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दी, घर में वेजिटेबल ऑयल हमारे होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, उसको पानी में डाल के देखो तो फिर वो ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलो एक और मिसाल समझते हैं। आपने घरों में जो बनता है हमारा शोरबे वाला सालन, तो जो तरी होती है वो ऊपर क्यों आ जाती है? क्योंकि तरी बनती है ऑयल से या फिर घी से, और जो शोरबे वाला सालन है ना वो बन रहा है किससे? वो पानी से बन रहा है। तो सालन नीचे बैठ जाता है और तरी हमारी ऊपर आ जाती है, तो तरी मिक्स नहीं ना होती पानी के अंदर, शोरबे के अंदर। तो ये वही बात यहाँ पर होगी है कि जो हमारे पास जो शोरबा है वो पानी से बनता है, वो नीचे चला जाता है, और जो तार तरी है ऊपर, तार तरी जो भी कह लें आप इसको, तो वो सरफेस पे ऊपर आ जाती है, तो वो शोरबे के अंदर मिक्स नहीं होती। तो यही हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है रियल लाइफ के तौर पे। तो हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आसान और सिंपल लगे होंगे, इनको आप याद कर लेना। मैं चंद दिनों के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के जितने भी हैं, कंसेप्टेड रिस्पॉन्स है, इन्वेस्टिगेटिव हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है उन सबके मैं नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ, तो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।